जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। एकेएस सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और क्रांति यूट्यूब बैच, हम लोग लगातार अपने क्रांति यूट्यूब बैच को चला रहे हैं। एमपीपीएससी प्री 2025 को जो है हम टारगेट कर रहे हैं। और हमारे इस क्रांति यूट्यूब बैच में दोस्तों ये होने वाला है लेक्चर नंबर 17। आप यहां पर भी देख सकते हैं, वहां पर भी देख सकते हैं। और यूनिट 7 और 9 जो बहुत ज्यादा परेशान करती हैं स्टूडेंट्स को, 7 और 9 यूनिट की अलग से किताब भी खरीद लेते हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं, फिर भी 7 और 9 के क्वेश्चंस नहीं बनते। बिकॉज आपको ये समझना पड़ेगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो 7 और 9 से क्वेश्चन पूछता है तो उसमें से 2 से 3 प्रश्न वो ऐसे पूछता है दोस्तों जिसको वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की करंट अफेयर से कनेक्ट कर देता है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो पिछला जो लेक्चर नंबर 16 था हमारे इस क्रांति यूट्यूब बैच में, उसमें दोस्तों हमने एक नया टॉपिक की शुरुआत करी थी और वो था यूनिट नंबर 7 और 9 से संबंधित पिछले 12 महीने में जितनी भी करंट अफेयर्स हैं वो मैं सबको आपको पूरी ईयरली करंट अफेयर कवर करवाऊंगा और ये उसका पार्ट नंबर 2 है। तो जब भी दोस्तों आप ये क्रांति यूट्यूब बैच को अटेंड करो ना, हमेशा सीक्वेंस में अटेंड करना। ऐसा नहीं कि लेक्चर नंबर 17 देख रहे हैं फिर 19 देख लिया, नहीं। आप 1 से देखना शुरू करो, तब आपको भी बहुत मेहनत उसमें लगेगी और आपको ये भी पता चलेगा कि इस क्रांति यूट्यूब बैच में आखिर कितना एफर्ट्स डाले गए हैं, कितनी रिसर्च डाली गई है, हर एक फैक्ट को कैसे कैसे उठा के कवर किया गया है, तब जाके आपको उस बात का एहसास होगा। फिलहाल हम आज के लेक्चर को जो है दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहली खबर, जो ये पूरा 12 महीने का साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स का पूरा जो ये सफर है, इसमें आज के दिन की जो पहली खबर हमको देखने को मिलेगी दोस्तों, वो क्या है कि जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, कौन सी स्पेस एजेंसी है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, शॉर्ट में कहते हैं ईएसए। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने एक मिशन अनाउंस किया है। उन्होंने एक मिशन अनाउंस किया है। क्यों? क्योंकि एक दोस्तों एस्टेरॉइड है। एस्टेरॉइड को हम लोग क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। एस्टेरॉइड का नाम क्या है? एपोफिज। एपोफिज नाम का एस्टेरॉइड, जो कि 2029 में पृथ्वी के 32,000 किलोमीटर करीब तक आ जाएगा। अर्थ से कितनी करीब आ जाएगा? 32,000 किलोमीटर। अब आप सोच रहे हो कि सर 32,000 किलोमीटर कम थोड़ी ना होता है, बहुत दूर है, कोई रिस्क नहीं है। लेकिन उस एस्टेरॉयड का साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा है, तो 32,000 किलोमीटर काफी करीब ही माना जाता है। तो 2029 में ये जो अपोफिज नाम का एस्टेरॉयड है, ये पृथ्वी के काफी करीब आएगा। इससे क्या होगा? दुनिया भर की जितनी भी अंतरिक्ष एजेंसियां हैं उनको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो इस एस्टेरॉयड को, इस क्षुद्र ग्रह को स्टडी कर सकें, इसके बारे में जानकारी जुटा सकें। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ऑलरेडी अपना एक मिशन अनाउंस कर दिया है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी से पहले अमेरिका की नासा भी ऑलरेडी मिशन अपना अनाउंस कर चुकी है इस एपोफिज एस्टेरॉयड को स्टडी करने के लिए। इंडिया की तरफ से अभी तक ऐसे कोई भी मिशन की खबर नहीं आई है, ना ही दुनिया की दूसरी स्पेस एजेंसीज की तरफ से ऐसी कोई खबर आई है। तो एक तरफ है नासा अमेरिका की और दूसरी तरफ यूरोप की यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इन दोनों ने मिशन लॉन्च कर दिए हैं 2029 में। कौन से एस्टेरॉयड की स्टडी करने के लिए? अपोफिज। तो दोस्तों ये जो अपोफिज एस्टेरॉयड है, सबसे पहली बात तो इसका नाम ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये किस वर्ष पृथ्वी के करीब आएगा? 2029 में। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, ये काफी ज्यादा दुर्लभ नजारा होगा। ये काफी ज्यादा दुर्लभ नजारा होगा। और इतने बड़े बड़े एस्टेरॉयड पृथ्वी के करीब 5,000 से 10,000 साल में एक बार आते हैं। 5,000 साल से लेके 10,000 साल में एक बार आते हैं। आप सोच लो हमारा इतिहास हम कितना पुराना जान रहे हैं, 2,000 5,000। आप सोचो 5,000 साल कितना होता है। आज से इमेजिन कर लो, आज से 1,000 साल इमेजिन करोगे तो भी दुनिया कहीं की कहीं तुमको महसूस होगी। तो 5,000 से 10,000 साल में एक बार ऐसा आ रहा है, मतलब हमारी जो जनरेशन है काफी किस्मत वाली है कि ऐसा इनको अनुभव करने का मौका मिल रहा है। तो एपोफिज एस्टेरॉयड, इसके बारे में जो है आप ये जानकारी हासिल रखिएगा। दोस्तों अगली खबर हमारी क्या है? अगली खबर दोस्तों यहां पर डीआरडीओ की खबर जो है हमको यहां पर देखने को मिल रही है। डीआरडीओ ने अपना एक टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब ये टेस्ट किस चीज से संबंधित है तो वो सुन लीजिए।
डीआरडीओ एक डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है जिसका नाम है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली। समझेंगे अभी इसके बारे में। तो इस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का फेज नंबर 2 की सक्सेसफुल टेस्टिंग करी है डीआरडीओ ने। अब तक मेरे ख्याल से नाम से तो आप समझ गए होंगे कि ये जो डिफेंस सिस्टम है ये बेसिकली दुश्मन की तरफ से आने वाली मिसाइल को ध्वस्त करने के लिए बनाया गया है। कि हम दुश्मन की तरफ से आने वाली जो मिसाइल है, पहले हम उसकी क्या करेंगे, पहले हम उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, पहचान करेंगे, हमारे रेडार्स के द्वारा हम उसकी जानकारी हासिल करेंगे और फिर हमारी तरफ से एक मिसाइल सुरक्षा के रूप में लॉन्च की जाएगी और वो इसको हवा में जाके वहीं पर ध्वस्त कर देगी। ठीक है, तो डीआरडीओ का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। यहां पर दोस्तों डीआरडीओ की कुछ बेसिक जानकारी मैंने अटैच कर दी है। डीआरडीओ चूंकि आपके यूनिट नंबर 7 के सिलेबस में बढ़ चढ़ के आता है, तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में दोस्तों, याद रखना है, यानी कि हमारी आजादी के 11 वर्ष बाद। ठीक है, डीआरडीओ ऐसे दो मिसाइल याद रख लो आजादी के 11 वर्ष बाद, तो आप 1947 में 11 जोड़ दो तो 1958 आपको आंसर मिल जाएगा। डीआरडीओ के दोस्तों मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में जो है डीआरडीओ के मुख्यालय हैं। आइए मैं आपको समझा देता हूं कि डीआरडीओ का ये जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है कैसे काम करेगा। हो सकता है कि इमेज थोड़ी सी आपको ब्लर महसूस हो रही होगी क्योंकि काफी कम रेजोल्यूशन की दोस्तों ये इमेज है। 1 बाय 1 करके मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा। सबसे पहले नंबर 1 पर जो दुश्मन है उसने अपनी मिसाइल को लॉन्च कर दिया है। सेकंड नंबर पर दोस्तों क्या होगा? हमेशा इंडियन एयर फोर्स की तरफ से ऐसा एक हवाई जहाज हमेशा एयर में रहता है, हवा में रहता है। इसका नाम है दोस्तों AVACS। फुल फॉर्म क्या है? एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। क्या है ये? इंडियन एयर फोर्स का AWACS, यानी कि एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये हवा में मौजूद एक रेडार है। हमेशा इसकी नजर रहती है किसी भी भारत की तरफ आने वाले किसी भी चीज की पूरी जानकारी इनको रहती है और ये हमारे जमीन पर मौजूद कमांडोज को प्रॉपर लोकेशंस भी प्रोवाइड करते हैं किसी भी जगह की, तो बहुत हेल्प होती है। तो दुश्मन ने जैसे ही दोस्तों मिसाइल लॉन्च करी तो इंडियन एयर फोर्स का ये जो AWACS टेक्नोलॉजी है ये हवा से ही पता लगा लेगा कि मिसाइल दागी जा चुकी है दुश्मन के यहां से। उसके बाद दोस्तों फिर क्या होगा? फिर हमारी जमीन पर रखे हुए जो रेडार हैं, ये फ्रेंच टेक्नोलॉजी का रेडार है जो इस मिसाइल की जो है जांच पहचान करेगा, पहला वाला जो रेडार है। फिर जो दोस्तों दूसरा वाला रेडार है ये क्या करेगा? ये दूसरा वाला रेडार जो है दुश्मन की मिसाइल पर टारगेट को लॉक करेगा। ठीक है, लॉक कर दिया। अब एक बार लॉक हो गया तो फिर हमारा जो मिसाइल सिस्टम है वो यहां से अपनी मिसाइल भेजेगा और ये हमारी मिसाइल जाके यहां पर दुश्मन की मिसाइल को तोड़ देगी। समझ में आई कहानी आपको? तो पहले मिसाइल आ रही है, फिर इंडियन एयरफोर्स का AWACS टेक्नोलॉजी है, फिर रेडार से पहचान होगी, दूसरा रेडार उसको लॉक करेगा और फिर मिसाइल को जो है लॉन्च किया जाएगा। ये है दोस्तों डीआरडीओ का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसका फेज नंबर 2 डीआरडीओ ने सक्सेसफुली कर लिया है टेस्ट। ओके, चलिए, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे हमारे पास क्या जानकारी इधर उपलब्ध है। अगली खबर दोस्तों हमको यहां पर देखने को मिलती है नासा का कौन सा रोवर? क्यूरियोसिटी रोवर। आई होप कि रोवर आप सभी लोग समझते हैं, जमीन पे चलने वाला एक तरीके का रोबोट। ठीक है, रोवर। तो नासा का जो क्यूरियोसिटी रोवर है इसको दोस्तों नासा ने कहां पर छोड़ा हुआ है? इसको दोस्तों नासा ने मार्स के ऊपर जो है छोड़ा हुआ है, मंगल ग्रह के ऊपर छोड़ा गया है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा जिसका आंसर आप लोग यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में देंगे। इस प्रकार से पहले क्वेश्चन लिखिएगा और फिर आंसर टाइप करिएगा। आंसर आपको ये बताना है कि नासा का जो क्यूरियोसिटी रोवर है ये किस वर्ष मंगल ग्रह पर भेजा गया था और किस मिशन के तहत क्यूरियोसिटी रोवर को मार्स की जमीन पर भेजा गया था। तो आपको ईयर और मिशन का नाम ये दोनों बताना रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों रिसेंटली ना इस क्यूरियोसिटी रोवर ने गलती से
जानबूझ के नहीं, गलती से एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज की दोस्तों खोज कर ली है। यानी कि इस क्यूरियोसिटी रोवर ने जो मंगल ग्रह है उस पर येलो सल्फर के क्रिस्टल्स ढूंढ लिए हैं दोस्तों। क्या ढूंढ लिए हैं? क्रिस्टल ढूंढ लिए हैं। क्रिस्टल समझते हो, डायमंड जैसे जो चमक मारते हैं क्रिस्टल्स, ठीक है। तो कौन से कलर के? येलो कलर के, क्योंकि सल्फर का कलर तो येलो होता है। तो अब जाके पता भी चला है कि मार्स पर जो है सल्फर भी मौजूद है। ये बहुत बड़ी खोज है। आप गूगल पे इसकी इमेजेस देखिएगा, उतनी क्लियर तो नहीं है, बट हाँ आपको खैर उसकी जानकारी प्रॉपर मिल जाएगी। काम कुछ और कर रहा था। इस रोवर का वजन लगभग 1 टन के आसपास है, आप समझिए काफी वजन है इस रोवर के अंदर। तो इस मतलब ये किसी और पत्थर की जांच कर रहा था, लेकिन उससे एक पत्थर टूट गया और उसके अंदर से येलो सल्फर क्रिस्टल्स जो है देखने को मिले, ठीक है। तो यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मंगल ग्रह पर किस चीज की खोज की गई है रिसेंटली, सल्फर। और इसके पीछे नासा का कौन सा रोवर जिम्मेदार है? क्यूरियोसिटी रोवर। ये जो दोस्तों जगह है जहां पर ये सल्फर के क्रिस्टल्स मिले हैं, उस जगह का नाम है माउंट शार्प। क्या नाम है उस जगह का? माउंट शार्प। और माउंट शार्प पर भी, अब माउंट शार्प तो काफी बड़ा है, तो वहां पर भी एग्जैक्ट लोकेशन बता दी गई है। गेडिज वैलिस चैनल। तो मेन लोकेशन क्या है? माउंट शार्प। और इस पर जो एग्जैक्ट लोकेशन है गेडिज वैलिस चैनल। और वहां पर येलो कलर के सिल्वर के क्रिस्टल्स जो है ढूंढ निकाले हैं। किसने? नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने। ओके दोस्तों, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा तनिक। वो लैपटॉप का चार्जर कनेक्ट नहीं था, तो उसकी मुझे लो बैटरी की सिग्नल आ गया था। ठीक है, आगे देखें। अब आगे क्या कहानी है? जी हाँ, बहुत बढ़िया, ये भी बहुत अच्छी कहानी है दोस्तों। ये गगनयान प्रोजेक्ट के बारे में है। इसरो का जो गगनयान प्रोजेक्ट है ये उसके बारे में है दोस्तों। अब गगनयान प्रोजेक्ट न्यूज में था, इसीलिए मैंने उसको यहां पर पिकअप कर लिया। अब पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भारत का जो गगनयान प्रोजेक्ट है, इसकी प्लानिंग किस वर्ष में की जा रही है? तो इसकी जो प्लानिंग है वो 2025 में की जा रही है। अब गगनयान प्रोजेक्ट का पहली बात तो मतलब क्या है? देखो दोस्त, गगनयान प्रोजेक्ट का सीधा सा मकसद ये है कि अंतरिक्ष में मानव को भेजना है। स्पेस में किसे भेजना है? ह्यूमंस को भेजना है। और इसरो की तरफ से ये पहला मैन्ड मिशन होगा। अब आप कहोगे सर राकेश शर्मा भी तो गए थे, फर्स्ट इंडियन टू गो ऑन मून या फर्स्ट इंडियन टू गो ऑन स्पेस? जवाब दीजिएगा मुझे, राकेश शर्मा कौन है? फर्स्ट इंडियन टू गो ऑन मून या फर्स्ट इंडियन टू गो ऑन स्पेस? जल्दी, मैं आपके जवाब का वेट करूंगा कमेंट में। वैसे तो बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभार दिमाग में डाउट क्रिएट हो जाता है, तो मुझे जरूर बताइएगा कि राकेश शर्मा वो पहले कौन है जो स्पेस में गए, स्पेस में जाने वाले भारतीय या चंद्रमा पर जाने वाले पहले भारतीय? तो इस बात का आपको मुझे जवाब देना रहेगा। और सुनिए मेरी बात को, तो यहां पर इसरो जो राकेश शर्मा वाला केस है, वो इसरो ने सोवियत यूनियन के साथ, सोवियत संघ के साथ मिलकर उसको अंजाम दिया था। बट ये जो गगनयान प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये इसरो का पहला खुद का अपने दम पर इंसानों को स्पेस में भेजने का प्रोजेक्ट है। फैक्ट सुन लीजिए, कितने लोगों को भेजा जाएगा दोस्तों? 3 लोगों को भेजा जाएगा। पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर भेजा जाएगा? 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजा जाएगा। ये कितने दिन का मिशन होगा? ये 3 दिन का मिशन होगा। और उसके बाद अरब सागर में गुजरात के निकट जो इनका कैप्सूल होगा, इंसानों को जो ऊपर लेके गया है, वो आके समुद्र में पैराशूट के माध्यम से गिरेगा और वहां से उनको बचा लिया जाएगा। ठीक है साहब? अच्छा, अब ये जो गगनयान है, 3 मेंबर, 400 किलोमीटर और 3 दिन, ये क्लियर हो गया आपको? ओके, क्योंकि अगर वो ऑप्शन में आपको गगनयान प्रोजेक्ट दे देता है, ठीक है, फिर ऑप्शंस आते हैं कि गगनयान प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? क्या आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से है, या फिर मून यानी कि चंद्रमा से है, या फिर वीनस यानी कि शुक्र ग्रह से है, या फिर मानवों को अंतरिक्ष में भेजने से है, ह्यूमन टू स्पेस भेजने के लिए है। तो ह्यूमन टू स्पेस, मानव को अंतरिक्ष भेजने के लिए है। अब देखिए दोस्तों, गगनयान जो पूरा प्रोजेक्ट है ना,
इसमें एक मॉड्यूल तैयार किया गया है जिसका नाम है ऑर्बिटल मॉड्यूल, शॉर्ट में कहा जा रहा है ओएम। तो इस पूरे मतलब ये समझ लो ये ऑर्बिटल मॉड्यूल एक पूरा डिजाइन है। इस डिजाइन के अंदर दो चीजें आएंगी, एक आएगा सीएम यानी कि क्रू मॉड्यूल, और दूसरा आएगा एसएम यानी कि सर्विस मॉड्यूल। बेसिकली क्या है, क्रू मॉड्यूल उस रॉकेट के उस हिस्से को कहा जाएगा जिसमें लोगों को बिठा के भेजा जाएगा, और जो सर्विस मॉड्यूल होगा वो बेसिकली इस क्रू मॉड्यूल की सप्लाई वगैरह इनकी हेल्प करने के लिए होगा। तो दो पार्ट्स में जो है इसको डिवाइड किया गया है, एक होगा क्रू मॉड्यूल जिसमें इंसान बैठेंगे, और एक होगा सर्विस मॉड्यूल जो इस मॉड्यूल की मदद करेगा। ओके दोस्तों, ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है, ये पूरी खबर इसीलिए खबर में पढ़ने में आ गई क्योंकि इस पूरी खबर में आईआईटी कानपुर के एक प्रोफेसर साहब डॉक्टर प्रशांत पाठक जी का संबंध है। आइए अब देखते हैं क्या है। बेसिकली अंतरराष्ट्रीय टीम है एक खगोलविदों की, यानी कि एस्ट्रोनॉमर्स की एक इंटरनेशनल टीम है जिसके अंदर आईआईटी कानपुर के डॉक्टर प्रशांत पाठक भी शामिल हैं। अब चूंकि ये शामिल है तो इंडिया के नजरिए से इंपॉर्टेंट बन गया। तो इन्होंने रिसेंटली दोस्तों एक बहुत बड़ा ग्रह खोज निकाला है, एक बहुत बड़ा ग्रह खोज निकाला है जो कि सूर्य जैसे ही, सन जैसे ही एक स्टार की आसपास परिक्रमा लगा रहा है। इस ग्रह का फिलहाल जो नाम है वो क्या रखा गया है, तो ये आपके प्रीलिम्स के नजरिए से बहुत जरूरी है। दो नाम है, वैसे शॉर्ट में भी कह सकते हो, एप्सिलन इंडी ए बी या फिर एप्स IND AB, ये इस बड़े ग्रह का नाम रखा गया है। और ये जुपिटर के बराबर है लगभग साइज में, या कहो तो जुपिटर से भी थोड़ा सा बड़ा है। इसीलिए दोस्तों इसका दूसरा नाम क्या रखा गया है, सुपर जुपिटर। सुपर बृहस्पति नहीं बोला है, उसको अंग्रेजी का ही वो शब्द बोला गया है, सुपर जुपिटर। ठीक है, तो सुपर जुपिटर आपको याद रखना है। और जो ग्रह खोजा गया है उसका नाम क्या है, एप्सिलन ND AB या फिर एप्स IND AB। अब चूंकि जुपिटर से भी बड़ा है इसलिए उसको नाम क्या दिया गया है दोस्तों, सुपर जुपिटर जो है उसे नाम दिया गया है। इसी न्यूज में आप और भी जानकारी देखिए, ये जो इतना बड़ा ग्रह खोज निकाला गया है ये किसने निकाला है, तो दोस्तों ये अमेरिका में जो नासा है, नासा का जो JWST यानी कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा इस इतने बड़े ग्रह को खोज निकाला है। ये जो दोस्तों ग्रह है ये अर्थ से कितना दूर है, 12 लाइट ईयर। कितना, 12 लाइट ईयर। समझ रहे हैं, लाइट ईयर, अगर आप लाइट ईयर समय की यूनिट नहीं है, लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट है, दूरी के बारे में बताता है, प्रकाश वर्ष। तो अर्थ से इस ग्रह की दूरी कितनी है, 12 लाइट ईयर। यानी कि अगर अर्थ से लाइट निकले अपनी स्पीड में, लाइट अपनी स्पीड में निकले, लाइट की स्पीड आप जानते हैं कितनी फास्ट होती है, तो अगर अर्थ से एक लाइट निकलती है अपनी लाइट की स्पीड में, तो उसको 12 साल लगेंगे इस प्लेनेट तक पहुंचने में। 12 साल लाइट की स्पीड। भाई सन और अर्थ के बीच में इतना गैप है, फिर भी 8 साढ़े 8 मिनट में लाइट अर्थ पर पहुंच जाती है, सन से आती है। तो यहां तो 8 साढ़े 8 मिनट नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल, 12 साल लगेंगे लाइट को। सोचिए कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये 12 लाइट ईयर्स दूर है अर्थ से। और ये जो इंडी AB प्लेनेट खोजा गया है, इस यहां पर जो लगभग टेम्परेचर रहता है वो -1 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ये तो खैर नहीं इंपॉर्टेंट है, पूछेगा नहीं। दोस्तों मैं यहां से ना आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिखाता हूं जिस पर शायद आपकी नजर भी ना जाए, सुनिएगा। ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है ना, इसकी एक टेक्निक है जिसको कहा जाता है मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट। क्या कहा जाता है, मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट। ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की ही एक तकनीक का नाम है, शॉर्ट में कहते हैं मीरी। अब यहां पर दोस्तों प्रश्न खड़ा हो सकता है, सुनिएगा, कि जो मीरी है, मीरी टेक्नोलॉजी का कनेक्शन किस देश की स्पेस एजेंसी से है। क्या ये कनाडा की स्पेस एजेंसी है, क्या ये चाइना की स्पेस एजेंसी है, क्या ये इंडिया की स्पेस एजेंसी है, क्या ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे कि मीरी का कनेक्शन किस देश की स्पेस एजेंसी से है। तो भाई मीरी का कनेक्शन
जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से है। और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप खुद कौन सी स्पेस एजेंसी का है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का है। ठीक है, तो आपको भले ही एक इंपॉर्टेंट ना लगे, बट एमपीपीएससी जिस हिसाब से आड़े क्वेश्चन पूछता है ये उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट फिट होता है। ठीक है, हम लोग प्लान करके जाते हैं, अरे ये पूछ लेगा कितना प्रकाश वर्ष दूर है, अरे वो ये नहीं पूछेगा ना, वो टेम्परेचर पूछेगा, वो तो सीधे ये पूछेगा मीरी का संबंध किस देश की स्पेस एजेंसी से है। क्वेश्चन लग भी तो बढ़िया रहा है, तगड़ा रहा है। ठीक है, चलो, तो थोड़ा समझा करो एमपीपीएससी के दिमाग को कि वो किस लेवल के क्वेश्चन डिजाइन करता है। उसके बाद दोस्तों यहां पर इंडिया के एक टेलीस्कोप का नाम बताया गया है। इंडिया के एक टेलीस्कोप का जिक्र किया गया है। इंडिया के इस टेलीस्कोप का नाम क्या है? ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप। अब ये जो ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप है ये रिसेंटली खबर में इसीलिए था क्योंकि इन्होंने एक बिल्डिंग के साइज बराबर एस्टेरॉयड को खोजा है जो कि अर्थ के काफी करीब से निकलेगा। अब इस एस्टेरॉयड को आप वो 2029 में आने वाले एपोफिस से कंपेयर मत करना क्योंकि उसका आकार कोई बिल्डिंग जितना नहीं है, उसका आकार उससे बहुत ज्यादा बड़ा है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो उसकी तुलना में, एपोफिस की तुलना में काफी छोटा एस्टेरॉयड है, परंतु इसकी खोज किसने करी है? इंडिया का जो ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप नाम से है उसने खोज करी है। तो ये नाम याद रखना दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई एम रिपीटिंग द नेम वंस अगेन। नाम क्या है? ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप। खासियत क्या है दोस्तों इसकी कि जो ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप है ये भारत का पहला, फर्स्ट कंप्लीटली रोबोटिक ऑप्टिकल रिसर्च टेलीस्कोप है। भारत का पहला फुली रोबोटिक ऑप्टिकल रिसर्च टेलीस्कोप है। ठीक है, इसने लगभग कितने मीटर के एस्टेरॉयड को खोज निकाला है? तो 116 मीटर, जो कि एपोफिस के सामने तो कुछ भी नहीं है। परंतु अब चूंकि ये कंप्लीटली भारत के टेलीस्कोप ने पता लगाया है तो उस नजरिए से ये जो खबर है दोस्तों बन जाती है इंपॉर्टेंट। और इस एस्टेरॉयड का नाम रखा क्या है जिसे ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप ने देखा है? इसका नाम रखा गया है 2011 MW1। ओके, तो ये याद रखना साहब, ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप। नाम रिपीट करूंगा, ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप। अब ये जो ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप है इसको आखिर लगाया कहां गया है? टेलीस्कोप भी तो काफी बड़ा है ना। हैनले, जो कि जगह कहां पर आती है? लद्दाख में। तो वहां पर इसको लगाया गया है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप के अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूट शामिल हैं, तो दोस्तों बेंगलोर में बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स का संबंध दोस्तों मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक टेलीस्कोप पढ़ाया था, 30 मीटर टेलीस्कोप, जो कि अमेरिका के हवाई आइलैंड पर लोकेटेड था। तो ये तो खैर वर्ल्ड लेवल की चीज हो गई। 30 मीटर टेलीस्कोप ये दुनिया का सबसे पावरफुल जमीन पर स्थित टेलीस्कोप है। तो इसमें भी इंडिया की तरफ से कौन लीड कर रहा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। बट यहां पर हम 30 मीटर टेलीस्कोप की बात नहीं कर रहे, यहां पर तो हम ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं कंप्लीटली, जो कि इंडियन है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर और दूसरी तरफ आईआईटी बॉम्बे, इन्होंने मिलकर ये ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप की जो है बनाया है, इस्टेब्लिश किया है। ओके, तो आई होप कि आपको याद रह जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें तो ये देखो, ये चाइना की उपलब्धि के बारे में बताता है कि दोस्तों मून का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम लोग कहते हैं डार्क लूनर हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब क्या हो गया? गोलार्ध। लूनर मतलब क्या हो गया? चंद्रमा। और डार्क मतलब क्या हो गया? अंधेरा। तो चंद्रमा का वो हिस्सा जो बहुत ही ज्यादा डार्क माना जाता है, जिस पे लैंड करना बहुत ही मुश्किल है, परंतु चाइना ने यह उपलब्धि हासिल कर ली है और चाइना पहला ऐसा देश बन गया है जिन्होंने चंद्रमा के इस अंधेरे वाले हिस्से से, चंद्रमा के इस अंधेरे वाले हिस्से से रॉक और सॉइल का सैंपल कलेक्ट किया है। और इस पूरे मिशन को चाइना के कौन से यान ने, कौन से स्पेसक्राफ्ट ने अंजाम दिया?
चैंग E6 स्पेसक्राफ्ट कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसी खबर नहीं पूछता है एमपीपीएससी, वो क्रक्स पूछता है उठा के कि साहब बताओ हु इज दैट फर्स्ट कंट्री जिसने चंद्रमा के अंधेरे वाले इलाके से, डार्क वाले इलाके से रॉक एंड सॉइल का सैंपल कलेक्ट किया है, तो वो है दोस्तों चाइना। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपसे वो एक और क्या यहां पर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जिसका जिक्र आज की पहली खबर में भी था, ईएसए कहते हैं शॉर्ट में, कि ईएसए ने एपोफिस नामक एस्टेरॉइड जो 2029 में अर्थ के काफी करीब से गुजरेगा, काफी करीब कितना, लगभग 32,000 किलोमीटर करीब से गुजरेगा, उसको स्टडी करने के लिए मिशन लॉन्च किया। ये खबर थी पहली। अच्छा यहां पर क्या है दोस्तों, यूरोप की स्पेस एजेंसी ने किसके साथ मिलके, जापान की स्पेस एजेंसी के साथ, जिसको कहते हैं जाक्सा। तो एक तरफ है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, दूसरी तरफ है जापान की स्पेस एजेंसी, इन दोनों ने मिलकर अर्थ के क्लाइमेट को स्टडी करने के लिए, पृथ्वी की जलवायु का अध्ययन करने के लिए दोस्तों एक मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन का नाम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिशन का नाम है अर्थ केयर मिशन। अब भाई अर्थ की क्लाइमेट को स्टडी किया जा रहा है तो डेफिनेटली ये अर्थ की केयर करना ही हुआ, तो अर्थ केयर मिशन को जो है लॉन्च करेगी कौन, ईएसए और जापान की जाक्सा। और इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए कौन से रॉकेट का सहारा लिया जाएगा, तो स्पेस एक्स कंपनी का फैल्कन 9 रॉकेट। अगली खबर दोस्तों देखते हैं, यह खबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्री 2025 के लिए। आपसे बड़ा सिंपल यहां पे प्रश्न है, वो पहला व्यक्ति कौन है जिसने स्पेस के अंदर 1000 दिन रहने का रिकॉर्ड बनाया है। कितना दिन, 1000 डेज। जी हां, लगभग समझ रहे हो, 3 साल के आसपास। अब आप कहोगे सर 3 साल 1000 दिन और वो भी स्पेस में रहना, ये तो नामुमकिन है, इतनी सप्लाई कहां से आएगी कि इतने लंबे टाइम तक किसी को आप स्पेस में रुका सकते हो। तो देखो दोस्त, इसको ऐसे कैलकुलेट नहीं करते। स्पेस में रहने का जो रिकॉर्ड होता है वो कैसे बनता है, ध्यानपूर्वक समझना। स्पेस के अंदर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन घूम रहा है, फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। अगर आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में जानकारी नहीं है, इससे पिछला लेक्चर नंबर 16 देख लेना, उसमें पूरे फैक्ट बताए थे मैंने उससे संबंधित। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में तुम अपने करियर के दौरान कितनी बार होके आए हो, तो उसके सारे डे को टोटल करके ये दिन कैलकुलेट किए जाते हैं, और फिर भी 1000 होना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो पहले आप इन भाई साहब का नाम सुनो, अंग्रेजी में तो मुझे प्रोनाउंस भी करना नहीं आ रहा, यहां पर देखते हैं, कॉस्मोनॉट ओलेग कोनोनेनको, कॉस्मोनॉट ओलेग कोनोनेनको। ये पहली चीज तो याद रख लो, ये रूस के हैं। ठीक है, कहां के हैं, रशिया के। और जैसा कि मैंने कहा कि ये लगातार 1000 दिन कैलकुलेट नहीं होते, तो आप देखिए कि इन्होंने ये जो अपनी उपलब्धि है, ये इन्होंने 5 बार सफर किया है, 5 जर्नीज करी हैं इन्होंने। कहां के लिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस के लिए। और इनके सफर की शुरुआत हुई थी 2008 से, और रिसेंटली अभी 2023 में ये अपना 1000 दिन का रिकॉर्ड पूरा करके आए हैं। तो आप सोचो ना, 2008 से व्यक्ति लगा हुआ है, 15 साल का लगभग करियर हो गया, लेकिन 15 साल में मात्र 5 बार आप गए हो, और उन 5 बार में भी आप गए हो तो आपने 1000 दिन पूरे कर लिए। फिर भी बंदा काफी लंबे लंबे समय तक वहां पर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो जी हाँ, मैं समझता हूँ फिर इसके साथ आज के इस वीडियो का जो है दोस्तों दी एंड हो जाता है। आई होप कि ये लेक्चर नंबर 17 भी आपको यूं ही बहुत अच्छी तरीके से पसंद आया होगा। और जाने से पहले बार बार मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि प्रीलिम्स 2025 की तैयारी कैसे करनी है, इसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के डाली हुई है। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करना है, उसमें जो वीडियोस वाला सेक्शन होता है उसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करिएगा तो आपको वीडियो दिख जाएगी। 40 से 50 हज़ार विद्यार्थी ऑलरेडी उस वीडियो को देख चुके हैं, और वीडियो का नाम है प्रीलिम्स
2025 स्ट्रेटेजी, 8 महीने की स्ट्रेटेजी पूरी उसमें बताई गई है। तो आप उसको दोस्तों ज़रूर देखिए, और जो बुक लिस्ट हमने उसमें बताई है उसको आप ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि उस बुक लिस्ट के बिना आपका प्री नहीं निकलेगा, चाहे आप कितने भी ऑनलाइन कोर्स या ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। वही बुक लिस्ट है जो आपको फैक्ट्स का ज्ञानी बनाएगी, और प्लस जो फैक्ट आप नहीं कर पाओगे, जो आपके बस का नहीं है, जिसको आप रिसर्च नहीं कर सकते, जिसमें आप समय खर्च नहीं कर सकते, तो उन सारी चीज़ों के लिए क्रांति यूट्यूब बैच फॉर एमपीपीएससी प्री 2025 ये शामिल है, ये आपके लिए हाजिर है। तो इसका आप पूरी तरीके से उपयोग करिए। धन्यवाद। आज के लिए ज़्यादा चाहूँगा आपसे, जल्द ही मुलाकात करेंगे एक बहुत ही तगड़ी अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।